आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत श्वसन और गैसीय विनिमय के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्वसन प्रक्रिया क्या होती है। वे सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और यह मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब हम लोग देख लेते हैं जंतुओं के प्रमुख श्वसनांग कौन कौन से। तो स्पंज, सिलेंडरेट्स और जितने चपटे कृमि होते हैं, इनमें श्वसन के लिए शरीर की सतह से एक विशेष अंग होता है और शरीर की सतह से ही सरल विसरण के द्वारा इनमें श्वसन क्रिया होती है। जबकि केचुए में क्यूटिकल के माध्यम से, कीटों में श्वसन नलिकाओं से, जलीय आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और मछलियों में क्लोम के द्वारा, जिसको गिल्स बोलते हैं, तो इसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। जबकि स्थलीय जंतुओं में यह प्रक्रिया फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा संपन्न होती है। अब देखते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है। ऑक्सीजन के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, यह मुख्यतः निम्न कोटि के जीवों में जैसे ईस्ट, परजीवी या जीवाणु आदि में यह श्वसन पाया जाता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसमें ग्लूकोज का पूरी तरह से जारण नहीं हो पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त नहीं हो पाती। इसे किण्वन कहते हैं, यानी अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया को किण्वन भी कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज टूट करके एथाइल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अभी श्वसन का पहला प्रकार हमने देखा अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा प्रकार है वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसलिए इसमें ग्लूकोज का पूर्ण जारण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकांश जीवधारियों में इसी प्रकार का श्वसन होता है। ये समीकरण हम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है। अब हम श्वास क्रिया और श्वसन में अंतर को समझ लेते हैं। श्वास क्रिया, जिसको हम श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, यानी ताजी हवा को शरीर के अंदर लेना और उसे छोड़ देना। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि श्वासोच्छ्वास होता है वह एक यांत्रिक प्रक्रिया, जबकि जो श्वसन होता है यह भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया इसको कर सकते हैं। श्वासोच्छ्वास में या श्वास क्रिया में शरीर के बहुत सारे अंग संकुचित और फैलते हैं, यानी उनमें संकुचन होता है और फैलाव होता है। श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत शरीर ताजी हवा को शरीर के अंदर लेता है और फिर उसी माध्यम से या उसी मार्ग से शरीर के बाहर खराब हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि श्वसन प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन, सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं, उस ऑक्सीजन के द्वारा शरीर में ऑक्सीकरण का कार्य होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। और श्वास क्रिया में या श्वासोच्छ्वास में किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि श्वसन प्रक्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखते हैं बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन में अंतर। बाह्य श्वसन पूरी तरह से भौतिक प्रक्रिया है जो विसरण के द्वारा होती है, जबकि अंतः श्वसन यह भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें श्वसन पदार्थों का संवहन, विसरण
और ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है। बाह्य श्वसन सतह पर होता है, जबकि अंतः श्वसन कोशिकाओं और उनसे घिरे ऊतक द्रव स्तर पर कोशिकाओं के अंदर होता है। तीसरा अंतर है, बाह्य श्वसन में कोई एंजाइम प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि अंतः श्वसन में कई तरह के एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बाह्य श्वसन में हवा की ऑक्सीजन रक्त में विसरित होती है, जबकि रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित होती है। अंतः श्वसन में रक्त की ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित होती है, जबकि कोशिकाओं से मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरित होती है। और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखते हैं मानव का श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र में सबसे पहले बाह्य नासा द्वार होता है, जो एक जोड़ी होता है। उसके बाद नासा मार्ग या नासा गुहा। नासा गुहा या नासा मार्ग में भी प्रगाढ़, श्वसन भाग, घ्राण अंग, टर्बिनेट्स और पश्च नासा रंध्र, ये मुख्य भाग होते हैं। इसके बाद आता है ग्रसनी, जिसको फायरिंग्स बोलते हैं, फिर कंठ या लैरिंक्स, और श्वास नली, श्वसनिया और श्वसनिकाएं, जिनको क्रमशः ट्रैकिया, ब्रांकियाई और ब्रांकियोल्स बोला जाता है। इसके बाद अंतिम है श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये पूरे अंग मिल करके पूरा मानव का श्वसन तंत्र बनाते हैं। तो हम लोग मानव श्वसन तंत्र के विषय में पढ़ रहे थे। सबसे पहले है बाह्य नासा द्वार। मानव में एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होता है और यह होठों के ऊपर बार की तरफ खुला होता है। दूसरा भाग है इसका नासा मार्ग या नासा गुहा। नासा मार्ग या नासा गुहा। बाह्य नासा द्वार दो अलग अलग नासा मार्गों में खुलते हैं और दोनों नासा मार्गों को पृथक करने के लिए मध्य में एक लंबा नासा पट्ट होता है और प्रत्येक नासा मार्ग के मुख्य भाग होते हैं, जैसे प्रगाढ़, श्वसन भाग, घ्राण, टर्बिनेट्स और पश्च नासा रंध्र। सबसे पहले प्रगाढ़ को देखते हैं, यानी वेस्टिब्यूल्स। बाह्य नासा द्वार के ठीक पीछे स्थित छोटा भाग जो अंदर से त्वचा के द्वारा आच्छादित होता है, प्रगाढ़ कहलाता है। इस भाग में बाल पाए जाते हैं और त्वचा में श्वेत ग्रंथियां और तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे धूल के कण बालों में चिपक करके वहीं बाहर ही रह जाते हैं, शरीर के अंदर यानी नाक से और ज्यादा अंदर नहीं जाने पाते। दूसरा भाग है श्वसन भाग यानी रेस्पिरेटरी रीजन। यह नासा मार्ग, नासा गुहा का मध्य भाग होता है। यह श्वसन एपिथेलियम से आच्छादित होता है और श्वसन एपिथेलियम पर पक्षमाभि और इसमें श्लेष्म और सीरमी का स्राव करने वाली अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा श्वसन एपिथेलियम में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है, अतः इस अत्यधिक संवहनी पक्षमाभि और श्लेष्मी उपकला से होकर वायु जब अंदर प्रवेश करती है, तब यह शरीर के तापमान से गर्म और आग हो जाती है और इससे धूल कण भी श्लेष्मा से चिपक कर नासिका गुहा में ही रुक जाते हैं और वो शरीर और आगे नहीं जाने पाते। तीसरा भाग है घ्राण यानी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। घ्राण नासिका गुहा के ऊपरी भाग में श्लेष्म उपकला में घ्राण कोशिकाएं या फ्रीडेरियम कला से होकर गंधयुक्त वायु प्रवेश करती है, तब ये घ्राण कोशिकाएं उत्तेजित होकर गंध की संवेदना को विकसित करती है।
और अगला भाग है इसका टर्मिनेट्स या नासा संचिकाएं इसको बोलते हैं। प्रत्येक नासिका गुहा में पार्श्व दीवार पर महीन श्लेष्मा से ढकी हुई 3-3 अस्थियां स्क्राल की भांति घुमावदार उभरे हुए भंजों के रूप में होती है। इन भंजों को टरबाइन अस्थियां कहते हैं। ये नासा मार्ग को सकरा और चक्करदार बना देती है, जिससे संचिकाएं या मेटाई, जिसको संचिकाएं या मेटाई कहते हैं। पश्चिमाभित श्लेष्म उपकला से ढकी हुई संचिकाएं क्रमशः ऊर्ध्व, मध्य और अधोवर्ती कहलाती हैं। अगला भाग है इसका नासारंध्र या अंतरनासारंध्र या पश्च नासारंध्र, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। दोनों नासिका गुहा में पीछे की ओर 2 पश्च नासारंध्रों द्वारा नासा ग्रसनी में खुलती है। नासा ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ होती है, या कह सकते हैं उभयनिष्ठ मार्ग होती है। नासा ग्रसनी कंठ क्षेत्र में स्थित घाटी द्वारा श्वास नली में खुलती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि उपिका और उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग कहलाती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को उपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है और वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। जबकि विनिमय भाग, या इसको कह सकते हैं आदान प्रदान इकाई, तो यह विनिमय भाग रक्त और वायुमंडलीय वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक विसरण स्थल होता है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो एक वायुरोधी कक्ष। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठभाग में कशेरुक दंड, आधार भाग में उरुस्थि, पार्श्व में पसलियों और नीचे से कुमदाकार डायफ्राम द्वारा बना होता है। और वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों, या कह सकते हैं फुफ्फुसी की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन नहीं बदलते। अब तीसरा भाग है ग्रसनी या फेरिंक्स। यह कीप के आकार की लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गुहा होती है, जो मुख गुहा के पीछे स्थित होती है। और इसका ऊपरी मुख गुहा की ओर का भाग नासा ग्रसनी कहलाता है। इस भाग में नासारंध्र खुलते हैं और मध्य भाग को मुख ग्रसनी कहते हैं, जिसमें मुख गुहा खुलती है और पिछला भाग कंठ ग्रसनी कहलाता है। इस भाग में कंठ द्वार, जो कंठ या श्वास नली में खुलता है, और निगल द्वार, जो ग्रास नली में खुलता है। अब आगे कंठ या लैरिंक्स। यह श्वास नाल का ऊपरी भाग होता है। यह एक उपास्थीमय पेटिका है, जो ध्वनि उत्पादन में सहायक होती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। ध्वनि पेटिका यानी साउंड बॉक्स भी इसको कहा जाता है। कंठ का उभरा हुआ भाग टेटुआ या आडम्स एप्पल कहलाता है। और भोजन निकलते समय घाटी यानी कंठ एक पतली लोचदार उपास्थि फ्लैप से ढक जाती है, जिसे कंठच्छद या एपिग्लॉटिस कहते हैं। इससे भोजन कंठ में प्रवेश नहीं कर पाता।
अब आगे है श्वास नली, श्वसनिया और श्वसनिकाएं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। यह लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी पतली नली होती है। यह ग्रीवा से होती हुई वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं कक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में बढ़ जाती है। बाईं श्वसनी दाईं श्वसनी से अपेक्षाकृत संकरी और लंबी होती है और दाईं प्राथमिक श्वसनी फिर से 3 शाखाओं वाली द्वितीयक श्वसनियों में बढ़कर दाएं फेफड़े के 3 अलग अलग पिंडों में प्रवेश करती है, जबकि बाईं प्राथमिक श्वसनी 2 शाखाओं वाली द्वितीयक श्वसनियों में बढ़कर बाएं फेफड़े के 2 अलग अलग पिंडों में प्रवेश करती है। द्वितीयक श्वसनियां बढ़कर तृतीयक स्तर की शाखाएं बनती हैं और पुनः बढ़कर बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं का निर्माण करती है और प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका क्रमिक विभाजन करते हुए श्वसन श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। श्वसन श्वसनिकाएं पुनः महीन भित्ति वाली कूपिका नलिकाओं में बढ़ती है। इस तरह की भित्ति वाली कूपिका नलिकाओं में बढ़ती है, तो इस तरह की एक एक कूपिका नलिका एक एक वायु कोष्ठक में प्रवेश करती है। प्रत्येक वायु कोष्ठक अनेक छोटे छोटे वायु कोषों से मिलकर बना होता है, इसलिए कूपिका नलिका छोटी छोटी शाखाओं द्वारा प्रत्येक वायु कोष से जुड़ती है। इस प्रकार इन सभी वायु नलिकाओं से बार बार विभाजन होने से एक वृक्ष जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे श्वसनीय वृक्ष यानी ब्रोंकियल ट्री ऑफ लंग्स कहते हैं। श्वासनाल और श्वसनियों की दीवार में प्रवासी उपास्थि के 15 से 20 उपास्थीय छल्ले होते हैं। प्रत्येक छल्ले पर पेरिकार्डियम का आवरण होता है और ये छल्ले श्वासनाल की दीवार के पृष्ठ भाग की ओर होते हैं और ग्रसनी की दीवार से चिपके होते हैं। छल्ले सी आकृति के होते हैं और श्वासनाल और श्वसनियों की दीवार को चिपकने से बचाते हैं, जिससे वायु इनमें स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकती है। श्वासनाल और श्वसनिकाओं की दीवार तंतुकीय संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिस पर स्यूडोस्त्रित रोमाभी एपिथेलियम का आवरण होता है, जिसमें श्लेष्म का स्राव करने वाली कोशिकाएं जैसे चषक कोशिकाएं अधिकता में पाई जाती हैं। श्लेष्म और सीरम नलिकाओं की दीवार को नम बनाए रखने के लिए वायु में आए धूल कणों, जीवाणु आदि की दीवार से ये उनको चिपका लेते हैं, जो श्लेष्मिक कला के रोमाभों द्वारा ग्रसनी की ओर ढकेल दिया जाता है। दूषित श्लेष्म को बलगम या कफ कहा जाता है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत 6वां भाग है श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मनुष्य में श्वसन अंग के रूप में मुख्य रूप से एक जोड़ी फेफड़े, फुफ्फुस या लंग होते हैं। फेफड़े मानव की वक्ष गुहा में 2 गुलाबी स्पंजी शंक्वाकार संरचना होती है और यह हृदय और मध्यावकाश के दाएं और बाएं स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा अपनी ओर की फुफ्फुसावर्णी गुहा में बंद रहता है और प्रत्येक फुफ्फुसावर्णी गुहा चारों ओर से
दोहरी सीरमी झिल्ली से घिरी हुई होती है और इस झिल्ली को अंतरंग फुफ्फुसावरण और बाहरी फुफ्फुसावरण को भित्तीय फुफ्फुसावरण कहते हैं। इन दोनों फुफ्फुसावरणों के बीच जलीय तरल सीरम भरा होता है और यह तरल दोनों कलाओं को नम बनाए रखता है और घर्षण से उन्हें बचाता है। जब कभी जीवाणु या विषाणुओं के संक्रमण के कारण फुफ्फुसावरणों के बीच जलीय सीरम अधिक संग्रहित हो जाता है तो इसे प्लूरिसी का रोग कहते हैं। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ चौड़ा लेकिन लंबाई में कुछ छोटा होता है। दोनों फेफड़ों के अंदर का भाग अवतल या कॉन्क्लेव होता है और फेफड़े आधार भाग के फुफ्फुसावरणी द्वारा डायाफ्राम के उभरे हुए उत्तल भाग से चिपके रहते हैं और फेफड़ों का शंक्वाकार छोर जो हंसुली के हड्डी के निकट होता है शीर्ष भाग कहलाता है। दायां फेफड़ा दो तिर्यक खांचों द्वारा तीन पिंडों उच्च, मध्य और निम्न में बटा हुआ होता है, जबकि बायां फेफड़ा एक तिर्यक खांच द्वारा दो पिंडों बड़ा उच्च पिंड और छोटा निम्न पिंड में बटा होता है। प्राथमिक श्वसनिका जहां से फेफड़े में प्रवेश करती है वह स्थान नाभिक कहलाता है। फेफड़े में आने जाने वाली रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिनियां नाभिक से होकर आती जाती है और प्रत्येक फेफड़े का भार लगभग 450 ग्राम होता है और इसमें असंख्य वायु कोष्ठक भरे हुए होते हैं। प्रत्येक वायु कोष्ठक की दीवार अत्यधिक पतली होती है और दो ऊतक स्तरों, बाहरी महीन संयोजी ऊतक और भीतरी महीन साल्की एपिथेलियम की बनी होती है। अतः इन स्थानों पर रुधिर कोशिकाओं में भरे रुधिर और वायु कोष्ठकों में अंतःश्वसन से भरी वायु के बीच कोशिकाओं के केवल दो स्तर परतें होती हैं जिन्हें श्वसन कला कहते हैं। रुधिर और कोष्ठकों में भरी वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान इन स्थानों पर साधारण विसरण द्वारा होता है। वायु कोष्ठकों की दीवारों में फैला रुधिर केशिकाओं का जाल एक ओर फुफ्फुसी धमनियों की शाखाओं से और दूसरी ओर फुफ्फुसी शिराओं की शाखाओं से परस्पर जुड़ा रहता है। तो ये जो फेफड़े हैं लंग हमारा, उनकी संरचना में हम देख सकते हैं। यहाँ पर लंग की संरचना की गई है। सबसे ऊपर ये आपका लैरिंक्स है, ट्रेकिया है और उसके बाद ये फेफड़ा, दो फेफड़े हैं दायां बायां। तो इसके जो भाग हैं इलियस, लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस, लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकियोल, लेफ्ट टर्मिनल ब्रोंकियोल और इधर आएंगे तो ये आपका एपेक्स हो गया, सुपीरियर लोब, हॉरिजॉन्टल फिशर, मिडिल लोब और ऑब्लिक फिशर, इंटीरियर लोब। ये हमारे फेफड़े के मुख्य भाग हो गए। इनकी संरचना को भी हम बना सकते हैं। श्वास नली और श्वसनिकाओं में अंतर। सबसे पहले श्वास नली देखते हैं। ये कीटों और संबंधित जंतुओं में पाई जाने वाली महीन श्वसन नलियां होती हैं, जबकि श्वसनिकाएं
उच्च जंतुओं में पाए जाने वाली महीन श्वास नलियां, यानी ये जो श्वास नली है कीटों में ज्यादातर मिलती है, और जो श्वसनिकाएं होती हैं ये नलियां उच्च वर्ग के जंतुओं में पाई जाती हैं। श्वास नलियां शाखान्वित श्वास नली से विकसित होती है, जबकि श्वसनिकाएं अंतः श्वसनीय से विकसित होती है। श्वास नलियां अंत में बंद हो जाती हैं, जबकि श्वसनिकाएं कूपिका नलिकाएं रहती हैं, यानी ये अंत में बंद नहीं होती है, इनमें और शाखाएं नहीं बनती हैं। श्वास नलियां अंतः कोशिकीय होती हैं और श्वसनिकाएं कोशिकाओं की बड़ी संख्याओं की बनी होती हैं। श्वास नलियां शरीर के सभी भागों में उपस्थित होती हैं और श्वसनिकाएं अंतः पल्मोनरी होती हैं। और श्वास नलियां भित्ति ट्रैकीन प्रोटीन रखती हैं, जबकि श्वसनिकाएं भित्ति एपिथेलियम और पेशियां रखती हैं। तो श्वसन के सभी चरण को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेना, इसके अंतर्गत हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कूपिका की वायु को मुक्त करते हैं बाहर की तरफ। दूसरा चरण है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तीसरा है रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, या इसको हम अभिगमन कर सकते हैं। चौथा चरण है रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण। जबकि पांचवा है अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना। ये कुल 5 चरण है। तो इन पांचों चरणों में पहले से लेकर के जो चौथे नंबर तक का चरण है इसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि अंतिमवा जो 5वां चरण है वह अंतः श्वसन के अंतर्गत। आज श्वसन के चरण के बाद हम ये क्लास संपन्न कर देते हैं और अगली कक्षा में हम मानव में सांस लेने की प्रक्रिया, इसके नियंत्रण, श्वासोच्छ्वास संबंधी अंगों के बारे में, अंतः श्वसन, निःश्वसन और श्वसनीय आयतन और क्षमताओं के विषय में अध्ययन करेंगे।